ऑलराइट। सो कल हम डिस्कस कर रहे थे यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, जिसमें हमने सम और एनी, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल का बीच में डिफरेंसेस देखे थे और उनका प्रॉपर यूसेज देखा था। आज फिर से हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव। और आज हमारा पेयर है इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव में यूज ऑफ म्यूचुअल एंड कॉमन। म्यूचुअल और कॉमन। अच्छा, द वेरी फर्स्ट word which would strike in your mind after listening this particular word mutual। अब अगर आईपीएल देख रहे हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ऐड चल रहा है, ठीक है, कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, इसको आप संभल के पढ़े, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर कॉमन, कॉमन भी आपने सुना होगा और नेट भी सब लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक पे आता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपके। लेकिन ये वर्ड जो म्यूचुअल फ्रेंड आपके फेसबुक पर लिखा हुआ है या जिनको आप म्यूचुअल फ्रेंड्स बोलते हो, वो हकीकत में म्यूचुअल फ्रेंड्स तो नहीं होते। म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं होते हैं। माय गॉड, अब म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं होते फिर फेसबुक पे लिखा हुआ है, वो इनफैक्ट कॉमन होते हैं। अगर आप जिनको बोलते हो कॉमन फ्रेंड्स, अगर कहीं किताब में या किसी एग्जाम में म्यूचुअल फ्रेंड्स लिखा हुआ आ गया तो गुनाह कबीरा हो जाएगा उस टाइम पर। और फ्रेंड्स कॉमन होते हैं, म्यूचुअल नहीं होते हैं। ये तो मैंने बहुत अजीब सी बात बता दी। यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये पागल तो नहीं होगा जो म्यूचुअल फ्रेंड्स को गलत बता रहे हैं, कॉमन फ्रेंड्स को सही बता रहे हैं। ऑलराइट, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, फ्रेंड्स आर नॉट म्यूचुअल, दे आर कॉमन। फ्रेंड्स म्यूचुअल नहीं होते हैं, कॉमन होते हैं। कैसे? म्यूचुअल का मतलब होता है समथिंग विच रिप्रेजेंट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। म्यूचुअल मीन्स समथिंग विच रिप्रेजेंट reciprocal relation। और common means something which represent joint possession। joint possession, सुनिए, reciprocal relation ये कैसे होगा? हॉस्टल्स में अगर आप सब लोग रहते होंगे तो उसमें आप देखते हैं कि म्यूचुअल शिफ्टिंग करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है। और जॉइंट वजह से मतलब आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब आप उसमें लिखा हुआ आता है टर्म्स एंड कंडीशंस कि जब आपके पास ज्यादा पैसा है आप उनको दे दीजिए, और जब आपको पैसे की जरूरत होगी तो वो आपको दे देंगे। अब आप देखिए, रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया कि अगर जब आपके पास ज्यादा पैसा था तो आपने उनको दे दिया, और जब आपके पास पैसा कम है तो वो आपको दे देंगे। यहां पर एक रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया, नहीं हो गया? म्यूचुअल शिफ्टिंग में, अगर म्यूचुअल शिफ्टिंग में भी यही होता है, म्यूचुअल ट्रांसफर के अंदर कि सपोज आप जो है कहीं नौकरी कर रहे हैं, सेट एंड अलीगढ़, और एक कोई और है, उस दो एक ही कंपनी है और वही कंपनी अलीगढ़ में भी है, बरेली में भी है। अब मैं नौकरी जो है कर रहा हूँ अलीगढ़ में, मेरा वहाँ पोस्टिंग हुई है, लेकिन कोई एक दूसरा आदमी है जो कि अलीगढ़ का, उसकी बरेली में पोस्टिंग हुई है। अब हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेटर लिखूंगा तो उसमें कि सर हमारा शिफ्टिंग कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो अब वो आदमी अलीगढ़ से, मैं अलीगढ़ से बरेली चला जाऊंगा और वो बरेली से अलीगढ़ आ जाएगा। इसमें कोई हम दोनों के बीच में रिलेशन तो नहीं था, लेकिन ये है कि मैं यहां से वहां चला गया, वो वहां से यहां आ गया। एक म्यूचुअल शिफ्टिंग हो गई, कॉमन नहीं था, ठीक है। और कॉमन मीन्स ज्वाइंट पोजेशन। आप
मेरा एक दोस्त है मुजम्मिल, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अब कैसे फ्रेंड्स हैं? जब आप फ्रेंड होंगे तो आपके बीच में बिहेवियर सिमिलरिटीज बहुत सारी कॉमन होंगी, तभी तो आप कॉमनैलिटी होगी, तभी तो आप फ्रेंड्स बन सकते हैं। अगर म्यूचुअल होते तो मतलब कि मुझे कुछ पसंद नहीं है, उसको वो चीज़ पसंद है, जो चीज़ उसको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता कि ये चीज़ ये लाइक करता मैं लाइक नहीं करता, तो वहाँ कॉमनैलिटी नहीं आती, फिर हम फ्रेंड्स कैसे बन सकते थे? ठीक है, तो वहाँ पर जब हमारे बीच में कॉमनैलिटी ना थी, कि रेसिप्रोकेशन नहीं था, कि एक चीज़ बढ़ रही है कि उसको ये वो इधर जाना चाहता है, मैं इधर जाना चाहता हूँ, तब तो फ्रेंडशिप का कोई रोल ही नहीं होता। उसको भी जो चीज़ पसंद है, उसकी जो बिहेवियर्स है, मेरे भी वही बिहेवियर्स हैं, जो चीज़ वो पसंद करता है वही चीज़ मैं पसंद करता हूँ। तो इसकी वजह से हम लोग कॉमन फ्रेंड्स बने। आप जाते हैं स्कूल में, अगर एडमिशन लिया होगा, सबसे पहले वहाँ पर हम गए स्कूल में, तो वहाँ फर्स्ट क्लास में अगर आप पहली बार एडमिशन लिया है, तो उस केस में जब आप जाएंगे क्लास में, तो कोई आपका दूसरा दोस्त बनेगा, फिर राम बन गया। अब राम भी उसी क्लास में, आप भी उसी क्लास में, ठीक है। राम जिस स्कूल में, आप भी उसी स्कूल में, राम जिस सेक्शन में, आप भी उसी सेक्शन में, राम जिस सिटी से बिलोंग करता है, आप भी उसी सिटी से बिलोंग करते हैं। तो आपके बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई, तभी तो आप फ्रेंड्स बने। अगर राम और आप म्यूचुअल फ्रेंड्स होते, तो मतलब राम म्यूचुअल मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, एक इधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, ठीक है। तो इफ यू वर द म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो राम, अगर आप अलीगढ़ के दोस्त हैं, अलीगढ़ में होता है ऐसा, तो राम अलीगढ़ का, आप दिल्ली के, राम सेक्शन ए में, आप सेक्शन बी में, स्कूल के लिए मान लिए, या फिर आप किसी एक स्कूल में और राम दूसरे स्कूल में, तो उस केस में आप अपने आप को म्यूचुअल फ्रेंड कहते हैं। और जब चीजें कॉमन हैं, बिहेवियर्स कॉमन हैं, ठीक है, तब तो फिर आप म्यूचुअल फ्रेंड ना होके कॉमन फ्रेंड्स कहलाते हैं, कि कॉमन फ्रेंड है। अच्छा, फिर ये वर्ड म्यूचुअल फेसबुक इतना ज्यादा क्यों यूज करती है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स है? 1591 के अराउंड शेक्सपियर ने ये वर्ड म्यूचुअल किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यूज किया था, ठीक है। उससे पहले किसी ने इसको यूज नहीं किया। 1591 की का ये रिकॉर्डेड वर्ड है कि पहली बार शेक्सपियर ने ये वर्ड म्यूचुअल यूज किया इन 1591। उसके बाद से फिर दूसरे राइटर्स ने यूज किया, लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यूज किया था। अब फेसबुक पर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स आपके म्यूचुअल हैं, इसका मतलब क्या है? चलिए लेट्स से फॉर अ मोमेंट कि आपने विराट कोहली को रिक्वेस्ट भेज दी फेसबुक पर, विराट कोहली ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, शाहरुख खान को भेज दी, शाहरुख खान ने भी कर ली, ठीक है, और अनुष्का शर्मा को भेज दी, उसने भी कर ली। लेकिन अब ये बताइए कि अब आप उनको कॉमन फ्रेंड कहेंगे क्या? उनमें और आप में तो कोई चीजें कॉमन नहीं है। हम, शाहरुख खान एक एक्टर है, अनुष्का शर्मा एक एक्ट्रेस है, विराट कोहली एक क्रिकेटर है, और आप एक स्टूडेंट हैं, चीजें तो कॉमन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि वो इंसान है, आप इंसान हैं, वो भी इंडियंस हैं, आप भी इंडियंस हैं, वो भी एक नेटिजन है, आप भी एक नेटिजन है, लेकिन चीजें, उनकी बिहेवियर, उनका प्रोफेशन, आपका बिहेवियर, आपका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। उसके बावजूद तो आप उस केस में म्यूचुअल फ्रेंड कह सकते हैं कि आप म्यूचुअल हैं एक दूसरे के, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन से वहां पे कोई भी चीज कॉमनैलिटी नहीं है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक वाली बात याद आती होगी कि जिन दोस्तों को मैं जानता हूं उनके बारे में भी म्यूचुअल दिखाते हैं, ठीक है। सो अब ये वर्ड जो है इनफॉर्मल कॉलोक्वियल इंग्लिश में और यूएस इंग्लिश में सिनोनिमसली यूज किया जाने लगा है। किसके लिए? कॉमन फ्रेंड्स के लिए भी वर्ड म्यूचुअल फ्रेंड यूएसए की इंग्लिश में और इनफॉर्मल इंग्लिश में कॉमन होने लगा, यूज किया जाने लगा। अब बहुत ज्यादा डेली पार्लांस में आप इसको यूज करते हैं। इसकी वजह से
अब म्यूचुअल वर्ड को जो आप फ्रेंड कहते हैं और कॉमन फ्रेंड्स कहने का मतलब जो होता है उसको अब आप म्यूचुअल फ्रेंड से शो करने लगे। अब इसको कॉमन पार्लांस में एक्सेप्टेड कर लिया गया है कि अगर अब आप मुझे किसी को बोल देते हैं कि वो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है, तो ये यूके इंग्लिश स्ट्रिक्ट फॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन का अगर कोई आपका फ्रेंड है कॉमन तभी बनेगा जब कॉमनैलिटी होगी, जॉइंट पोजेशन होगा, ठीक है। लेकिन अब इतना ज्यादा ये यूएसए में और फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाने लगा, जिसकी वजह से अब म्यूचुअल फ्रेंड्स को और कॉमन फ्रेंड्स को हम सिनोनिमसली यूज करने लगे हैं। लेकिन यूके फॉर्मल इंग्लिश में अब भी फ्रेंड्स कॉमन होते हैं, ना कि म्यूचुअल। आफ्टर ऑल ऐसा क्यों होता है? क्योंकि म्यूचुअल मतलब होता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अगर आप, मैंने बता दिया एक बार कि अगर आप म्यूचुअल फ्रेंड होते रियल लाइफ में तो एक इधर जाता दूसरा इधर जाता, आपको ये पसंद होता दूसरे को दूसरी कोई चीज पसंद होती, तो उस केस में आप म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं। लेकिन इनफैक्ट फ्रेंड्स कॉमन होते हैं। कॉमन पार्लांस में, इनफॉर्मल इंग्लिश में कॉमन फ्रेंड्स और म्यूचुअल फ्रेंड्स को सिनोनिमसली यूज किया जाने लगा है। लेकिन ब्रिटिशर्स और यूके फॉर्मल इंग्लिश अब भी फ्रेंड्स को कॉमन ट्रीट करती है, ठीक है। और कंपिटेटिव इंग्लिश में भी फ्रेंड्स कॉमन होते हैं। कहीं अगर म्यूचुअल फ्रेंड लिखा हुआ है किसी पेपर में तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया म्यूचुअल मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम होती है, आपको ये पसंद दूसरे को कोई दूसरी चीज पसंद। हाँ, इनफॉर्मल यूएसए इंग्लिश में म्यूचुअल फ्रेंड्स को कॉमन फ्रेंड्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा है। लेकिन आपको तो पेपर देना है एक बार, तो कंपटीशन निकाल लीजिए। कॉमन फ्रेंड्स कहीं लिखा, म्यूचुअल फ्रेंड्स किसी पेपर में लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल गलत है, गुनाह कबीरा है, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता, अब फ्रेंड्स में जब रेसिप्रोकेशन हो गया तो उस केस में जो है आप फ्रेंड्स नहीं बन सकते। म्यूचुअल शिफ्टिंग में भी ये होता है, भाई आप किसी से कर लेते उन दोनों के बीच में सिमिलरिटी नहीं होती, जो रूम पार्टनर्स होते हैं उससे कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, नहीं जानते आपकी उनसे कंपैटिबिलिटी होती है, आप फ्रेंड्स होते हैं, जिससे उसकी नहीं है आपने उससे रिक्वेस्ट की और रूम शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो म्यूचुअल शोज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ऑन द अदर हैंड कॉमन शोज ज्वाइंट पोजीशन, जिसमें चीजें सिमिलर हो, ठीक है। यूके इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, यूएसए इंग्लिश में जो कॉमन फ्रेंड जिनको आप बोलते हैं वही यूएसए वाले उसको म्यूचुअल से शो कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड में म्यूचुअल का मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से होता है, ऑलराइट। अच्छा, फिर अब आप देखिए कि आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल नहीं कॉमन होती है। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल और कॉमन होने का क्या है? देखिए, ही एंड आई हैव अंडरस्टैंडिंग, मैंने पहले बता दिया अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल होती है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया? म्यूचुअल मतलब तो रेसिप्रोकल रिलेशन, कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कभी जब उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा तो मैं अपना पारा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। और जब मुझे गुस्सा आ जाता है वो अपना पारा नीचे कर लेता है। अगर हमारे बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती तो उसको भी गुस्सा आया, मुझे भी गुस्सा आया, ठीक है। उसने मेरे लात मार दी, मैंने उसके उसे डंडा मार दिया, तो फिर तो हम फ्रेंड्स नहीं बन पाते। जिस टाइम पे भाई आपको गुस्सा आ रहा है, चलो मैं अपना पारा नीचे कर लिया, और जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो आपको पारा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम फ्रेंड्स बनेंगे। सो आफ्टर ऑल जब अंडरस्टैंडिंग हमारी म्यूचुअल होगी, रेसिप्रोकेट वाला रिलेशन होगा कि एक चीज बढ़ रही है, अगर आपको गुस्सा आ गया तो मैंने गुस्सा कम कर लिया, मुझे गुस्सा आ गया तो आपने कम कर लिया, तभी तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। म्यूचुअल केयर के बारे में कहते हैं कि म्यूचुअल केयर, अच्छा आप अभी मैं बीमार हूं तो आप मेरी वो करिए, जब आप बीमार होंगे, खुदा ना करे नहीं हो,
तो मैं आपकी केयर करूंगा, तो म्यूचुअल केयर होती है। लेकिन अगर कॉमन केयर होती तो भैया मैं बीमार हूं तो तुम भी बीमार पड़ जाओ, ठीक है, तुम ठीक हो तो मुझे भी ठीक होना है, लेकिन मैं तुम्हारी केयर नहीं करूंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल होती है। आई होप आपको ये समझ में आया कि फ्रेंड्स म्यूचुअल नहीं होते हैं। हालांकि फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर जो आप म्यूचुअल फ्रेंड्स देखते हैं वो अब इतना ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है। यूएसए इंग्लिश का पार्ट है, इनफॉर्मल इंग्लिश का पार्ट है। अब भी ब्रिटिश इंग्लिश में, यूके इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में फ्रेंड्स को कॉमन ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी म्यूचुअल फ्रेंड कहीं अगर लिख के आया है वो गलत है। ही एंड आई आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, ही एंड आई आर म्यूचुअल फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। ही एंड आई आर कॉमन फ्रेंड्स, ठीक है, हम और वो कॉमन फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स कॉमन होते हैं, म्यूचुअल नहीं होते। फेसबुक इंस्टाग्राम की दुनिया में आप उसको जो कॉमन से मतलब होता है उन चीज़ों को आप म्यूचुअल से शो कर देते हैं। वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है। म्यूचुअल वर्ड सबसे पहले शेक्सपियर ने यूज़ किया था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल और कॉमन के बीच में क्या फ़र्क है। म्यूचुअल शोज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ऑन द अदर हैंड कॉमन शोज जॉइंट पोजेशन। म्यूचुअल शिफ्टिंग वही म्यूचुअल ट्रांसफर, आपको कि भाई आपको यहाँ आना है, उनको वहाँ जाना है, एक चीज़ इधर जा रही है, दूसरी चीज़ इधर आ रही है, तभी तो म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है। अगर कहीं ट्रांसफर कॉमन होता तो जहाँ मैं जिस जगह मैं जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, अगले की भी पोस्टिंग वहाँ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल से फॉर मोमेंट कि कोई राम है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, ऑलराइट, मैं बता देता हूँ। सपोज मैं हूँ और एक जगह मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ में है, मेरी वाइफ की बरेली में है। अब उस केस पे हम दोनों क्या चाहेंगे कि एक जगह ही पोस्टिंग हो जाए, या तो बरेली में या फिर अलीगढ़ में, तो तब हमारी कॉमन शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है, म्यूचुअल नहीं, तब हमारी कॉमन। कोई दूसरा आदमी था जो बरेली का था तो वो वहां से चला गया, तो उसके और मेरी वाइफ के बीच में तो म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ, लेकिन हम दोनों के रिगार्डिंग में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँ, कोई दूसरा नहीं जाए तो तब कॉमन ट्रांसफर हो जाएगा। तो म्यूचुअल फ्रेंड्स जो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आपके होते हैं वो यूके फॉर्मल इंग्लिश में नहीं होते हैं, उनको गलत माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पेयर आ रहा है यूज ऑफ मच, यूज ऑफ मच एंड मैनी। यूज ऑफ मच एंड मैनी, ऐसे देखिए, हाउ मेनी पीपल वर देयर। अच्छा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। बहुत इजी है। यूज ऑफ मच एंड मैनी, पीपल काउंटेबल नाउन है, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। दो स्टैंडर्ड लाइन है, आप याद कर लीजिए। हाउ मेनी पीपल वर देयर, हाउ मच टाइम विल इट टेक। मच इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, मैं ये बोल सकता हूं much is used before uncountable noun. On the other hand, many is used before countable noun. many का यूज countable noun से पहले करते हैं और much का यूज uncountable noun से पहले करते हैं। ये एडजेक्टिव वाला पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। फिर मैंने वेरी और मच के बीच में डिफरेंस आपको एडवर्ब वाले पार्ट में बताया था कि वहां पर जब मच सारे बताए थे, उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने ये बताया था कि जब एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिवल बिहेवियर शो करेगी तो उस केस में भी आप मच का यूज करेंगे। मच डिप्रेस्ड, मच इम्प्रेस्ड, मच अनॉयड, ठीक है।
अब आपको मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन, मैनी का यूज काउंटेबल नाउन से पहले। चलिए इसमें कुछ एक्सरसाइजेस देखिए आप। अगर अब आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में उनके बारे में पता होगा तब तो आप कर सकते हैं कि मच बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, मैनी बिफोर काउंटेबल नाउन। ठीक है। फ्रूट डू यू ईट, क्या आएगा इसमें? फ्रूट। पहली बात तो फ्रूट्स नहीं हो सकते, जब फ्रूट्स हो जाएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है। डू यू हैव, फ्रूट को अनकाउंटेबल ट्रीट किया जाता है। हाउ मच फ्रूट डू यू हैव? द ओल्ड मैन गॉट हेयर ऑन द हेड, मैंने आपको बताया था हेयर को अनकाउंटेबल में रखा जाता है, काउंट नहीं कर सकते, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो हाउ मच, द ओल्ड मैन गॉट मच हेयर ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड। ठीक है, क्योंकि मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले और मैनी काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइए प्रॉपर्टीज से पहले आप क्या लगाएंगे, मच या मैनी? प्रॉपर्टीज काउंट कर सकते हैं, मैनी। प्रॉफिट से पहले क्या लगाएंगे आप? प्रॉफिट से पहले मच। ठीक है, मच प्रॉफिट, प्रॉफिट से पहले मच लगाएंगे। सो आई होप आपकी ये समझ में आ गया कि मच बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको अनकाउंटेबल नाउन पता होंगे तभी मच और मैनी के बीच में डिफरेंस आपको संभल के समझ में आएगा। मच का यूज हमने एडवर्ब, मच एडवर्ब भी है और मच का मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया था एडवर्ब वाले पार्ट में। ठीक है। अब मच एडजेक्टिव भी है तो एडजेक्टिव का बता दिया। अच्छा, नाउ दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर एंड दैट इज यूज ऑफ ओल्डर एंड एल्डर। यूज ऑफ ओल्डर एंड एल्डर, दोनों एडजेक्टिव से ओल्डर और एल्डर का यूज। एल्डर इज यूज्ड ओनली फॉर द ह्यूमंस विच हैव ब्लड रिलेशन। एल्डर का यूज आप ह्यूमंस के लिए करते हो जिनके बीच में ब्लड रिलेशन हो। आफ्टर ऑल दोनों रेस्पेक्ट के लिए यूज होते हैं। आप ऐसे सुनिए सबसे पहले, चलिए मैं बता देता हूँ पहले फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। सो एल्डर इज यूज्ड फॉर ह्यूमंस हैविंग ब्लड रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ह्यूमंस हैविंग ब्लड रिलेशन। ऑलराइट, एल्डर इज यूज्ड फॉर ह्यूमंस हैविंग ब्लड रिलेशन, older for everyone। older आप नॉन ह्यूमंस के लिए, नॉन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस हैविंग नो ब्लड रिलेशन। एल्डर का यूज आप ह्यूमंस के लिए करते हैं जिनके बीच में ब्लड रिलेशन हो। ओल्डर का यूज आप नॉन ह्यूमंस के लिए करते हैं या फिर ऐसे ह्यूमंस जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन ना हो, उस केस में आप ओल्डर का यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए घर पे होते हैं
बहनोई जिनको जीजा बोलते हैं। कुछ लोग रिश्ते में बड़े होते हैं, कुछ लोग उम्र में बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जरूरी थोड़ी कोई रिश्ते अगर उम्र में बड़ा है तो वो आपसे रिश्ते में भी बड़ा हो। से टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बहनोई, ठीक है। बहनोई क्या होते हैं, कितनी जल्दी रूठ जाते हैं शादियों के टाइम पे, खास तौर पर तो जब सालों की शादी होती है तो फौरन रूठ के चले जाते हैं और फिर सब लोग मनाने के लिए जाते हैं उनको। तो जब रिश्ता बड़ा हो तो उस केस में आप एल्डर का यूज करेंगे, और जब उम्र वाले केस आ जाए तो उस केस में ओल्डर का यूज करेंगे। नॉन ह्यूमंस के लिए ओल्डर का यूज, और ह्यूमंस जिनके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन ना हो उस केस में भी आप ओल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपको किसी की एज दिखानी हो, या टाइम दिखाना हो, एज या टाइम दिखाना हो, तब उस केस में आप ओल्डर का यूज करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्लड रिलेशन। चाहे ब्लड रिलेशन कोई भी हो, लेकिन जब आप एज और टाइम को दिखा रहे हैं तो उस केस में आप ओल्डर का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डर टेक्स टू एज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। एल्डर अपने साथ टू फिक्स्ड प्रीपोजिशन को लेता है और ओल्डर अपने साथ देन एज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। अपने साथ देन फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है। ऑल राइट, आप ही उतारिए और 4 लाइनें दोनों के नीचे छोड़ देना, ठीक है। अब कुछ बातें मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा, बेहतर वो आपके समझ में आएंगी। ओल्डर और एल्डर, ठीक है। इसी में एक बात और लिख लीजिए कि एल्ड नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, ओल्ड वर्ड होता है लेकिन एल्ड वर्ड नहीं होता है। अब हम एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझेंगे। मैंने आपको इतना बता दिया कि ओल्डर इज यूज्ड फॉर नॉन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस हैविंग नो ब्लड रिलेशन। ऑन द अदर हैंड एल्डर इज यूज्ड फॉर ह्यूमंस हैविंग ब्लड रिलेशन। और जब आप एज या टाइम की बात करेंगे फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्लड रिलेशन आपको ओल्डर का यूज करना है। ओल्डर अपने साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन देन लेता है और एल्डर अपने साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है, और ये जो है लैटिन वर्ड है एल्डर भी, ठीक है। मैं आपको अभी हम बहुत सारे लगभग 9 लैटिन वर्ड्स में बताऊंगा जो अपने साथ जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेते हैं, एडजेक्टिव्स हैं। अब आप एग्जाम्पल्स देखिए, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आई होगा मीन फॉर्मल में, लेकिन आई फॉर्मल में हम इसको नहीं लिखते हैं, यूएस इंग्लिश देन को ब्रिटिश, ये कंजंक्शन ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम पहले इन 2 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ओल्डर और एल्डर में आपको लगाना है। माई सिस्टर लिव्स इन जर्मनी। मैं अपनी सिस्टर के बारे में ही लिख देता हूँ, शाहजहांपुर। ठीक है। माई सिस्टर
रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। अच्छा, अब इसमें ओल्डर तो आएगा नहीं, एल्डर, एज, एल्डर मीन्स एज भी ज्यादा होती है, ठीक है, एज ज्यादा हो। सो माई एल्डर सिस्टर लिव्स इन जर्मनी। ऑल राइट, कॉमन, मेरी चलिए 4 बहनें हैं, हो सकता है सबसे बड़ी वाली रहती हूँ, सो एल्डेस्ट भी हो सकता है। माई एल्डेस्ट सिस्टर, एल्डेस्ट भी तो हो सकता है। जब एल्डर हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्डेस्ट हो सकता है। ओल्डर नहीं हो सकता क्योंकि ओल्डर तो ब्लड रिलेशन शो नहीं करेगा। अब जरूरी थोड़ी है कि मेरी सिस्टर है तो मैं सबसे बड़ी वाली ही रहती हूँ या एल्डर रहती हूँ, यंग भी तो हो सकता है, मुझसे छोटी हूँ, हो सकता है। सो यंगर भी हो सकता है और यंगेस्ट भी हो सकता है, सबसे छोटी। ओल्डर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ओल्डर तो ब्लड रिलेशन शो नहीं करता। ओल्डेस्ट भी नहीं हो सकता। माई एल्डर सिस्टर लिव्स इन शाहजहांपुर, एल्डेस्ट भी सिस्टर हो सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है। जब एल्डेस्ट और एल्डर हो सकती हैं तो यंगर और यंगेस्ट भी हो सकती हैं, ओल्डर नहीं हो सकती। आफ्टर ऑल मेरा और मेरी सिस्टर के बीच में ब्लड रिलेशन है, ठीक है। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 2, हिज फ्रेंड एंड आई, हिज फ्रेंड इज देन आई। इसमें एल्डर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। फ्रेंड और आपके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन, नो ब्लड रिलेशन। और जब ब्लड रिलेशन नहीं होगा तो आप एल्डर एल्डेस्ट का यूज नहीं कर सकते। अब ओल्डर हो सकता है, बिल्कुल। अब जरूरी थोड़ी है कि फ्रेंड ओल्डर ही हो, ओल्डेस्ट भी हो सकता है, इस केस में हो सकता है सबसे बड़ा हो। अब देखिए, वो आप छोटा भी हो सकता है, यंगर भी हो सकता है और यंगेस्ट भी हो सकता है। ऑलराइट, आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट ब्लड रिलेशन के लिए यंगर दोनों में आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर ऑल ये एज के बारे में सिर्फ दिखाता है। यंगर भी फ्रेंड हो सकता है आपसे, यंगेस्ट भी हो सकता है। फ्रेंड और आपके बीच में ब्लड रिलेशन नहीं है, उस केस में आप एल्डर का यूज नहीं कर सकते। तो ओल्डर, ओल्डेस्ट, यंगर या यंगेस्ट ही हो सकते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया। ऑल राइट, अब देखिए, मैं लिखता हूं। इसमें आप बताएंगे क्या आएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इतने ईयर्स ओल्ड, शी हैज अ यंगर सिस्टर, हर एज इज 18 ईयर्स, ओल्डर या एल्डर। अब क्या आएगा, एल्डर, बिल्कुल नहीं। अब जब एज की बात होगी, मैंने बताया एज या टाइम की बात होगी, फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्लड रिलेशन आपका आंसर ओल्ड से जाएगा, फिर एल्ड से नहीं जाएगा। जब एज की बात होगी, आपको एज दिखाना है किसी का, टाइम पीरियड दिखाना है, तो उस केस में आपका आंसर ओल्ड से जाता है, ओल्डर, ठीक है। आप कभी नहीं बोलते माई मदर इज
45 years एल्ड, आप ये वर्ड कभी नहीं बोलते माई मदर इज 45 ईयर्स एल्ड, क्योंकि एल्ड कोई वर्ड ही नहीं होता। अब आप यहाँ पर एज दिखाना चाह रहे हैं तो 45 ईयर्स ओल्ड बोलते हैं आप। ऑलराइट, अब आप ये देखिए, हो सकता है मैंने बताया कि जो लोग आपसे एज में बड़े हों वो रिश्ते में छोटे हो सकते हैं, या वाइस वर्सा भी ट्रू है कि जो रिश्ते में बड़े हों वो एज में छोटे हो सकते हैं। अब आप ये देखिए, देन हिज सिस्टर। ऑलराइट, इसमें तो ब्लड रिलेशन है, फॉरेन में एल्डर लिख देता हूं, ठीक है। रिमेंबर, अभी मैंने बताया कि जब एल्डर अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है, और अब अगर मैं एल्डर को लिखूंगा तो इस मुझे देन को भी हटाना पड़ेगा, हालांकि दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन है। और एल्डर लिखता हूं तो एल्डर तो अपने साथ देन नहीं लेता है। अब इस केस में आपको ओल्डर ही लिखना पड़ेगा, ओल्डर या फिर यंगर। अब एल्डर नहीं आ सकता, हालांकि दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन है। क्यों ऐसा है? एल्डर एक लैटिन टर्म है और इस लैटिन में एल्डर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है। अब यहाँ पर देन आ गया, तो अब मेरा यहाँ पे मतलब मैंने क्या कहने का मतलब है, उनके बीच में एज दिखाना है, ठीक है। अब देन आ गया तो मुझे मजबूरी में यहाँ पे एल्डर की जगह ओल्डर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एल्डर अपने साथ तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है और एल्डर देन नहीं होता कभी, एल्डर टू होता है, क्योंकि लैटिन वर्ड है और एल्डर के साथ लैटिन में हमेशा टू लगता है, ठीक है। अब अगर यहाँ टू होता तब तो हम एल्डर लगा देते, अब है यहाँ पर देन, ठीक है। तो अब हम एल्डर नहीं लगा सकते, ओल्डर या यंगर ही लगा सकते हैं। अब ब्लड रिलेशन के बावजूद भी आपने देखा कि ओल्डर आया, एल्डर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन का भी तो वो है, आपको ग्रामर भी तो मेंटेन रखनी है। अच्छा, अब आप ये देखिए, एक ये और फिर ये दो क्वेश्चन देखिए। रेस्पेक्ट योर ओल्डर्स, एल्डर्स, ओल्डर और एल्डर। अगर मैं पहली बात तो आपको बता दूं कि ओल्ड, अब यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, यहां पे कोई नाउन आने वाला है, नाउन आने वाला है, ठीक है। ओल्डर एडजेक्टिव होता है, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव के साथ कैसे आ सकता है, एडजेक्टिव तो नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं। एल्डर भी एडजेक्टिव है, रेस्पेक्ट योर एल्डर, गलत हो जाएगा। ओल्डर्स नाम का कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं होता, फिर ये एल्डर्स आ जाएगा यहां पर, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स,
मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स की तो कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे तो एल्डर का एल्डर्स हो गया। अब जब ये एल्डर्स हो गया तो अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा, अब ये एल्डर्स नाउन भी है, एल्डर्स नाउन भी है, ठीक है। एल्डर्स नाउन है और बट ओल्डर्स नाउन नहीं है। इनफैक्ट ऐसा ओल्डर्स नाम का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। सो एल्डर जब नाउन वाली फॉर्म में आता है तो एल्डर्स हो जाता है, ठीक है, ये वर्ड तो होता है, लेकिन ओल्डर्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता। एल्ड वर्ड नहीं होता, ओल्ड वर्ड होता है, ठीक है। अब रेस्पेक्ट पीपल, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेट्स से फॉर अ मोमेंट के समवन ऑफ यू, किसी की मुझसे 1 या 2 महीने ज्यादा उम्र है। अब लेकिन हम दोनों के बीच में कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है हमारे और आपके बीच में। अब रेस्पेक्ट अगर मैं इसमें एल्डर कर दूं, एल्डर पीपल, तो मैं तो टीचर हूं, हमारे बीच में कोई खाला चचेरे तैरे मेरे भाइयों का तो रिलेशन नहीं है। तो अब उस केस में आप टीचर का भी रेस्पेक्ट बनता है। तो ये अगर रेस्पेक्ट एल्डर पीपल कर देंगे तो इसका मतलब तो फिर ये एडजेक्टिव हो गया, और एल्डर हम ब्लड रिलेशन के लिए शो करते हैं। और जब आपने रेस्पेक्ट एल्डर पीपल कह दिया तो मतलब सिर्फ कहने का मतलब ये कि जो आपके ब्लड रिलेशन में खाला मामू चाचा वगैरह, उन लोगों का रेस्पेक्ट करिए, सेंस कोई नहीं बनेगा फिर। और जिन जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपकी केयर कर रहे हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, फिर उनका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे क्या आप? उनका भी रेस्पेक्ट करना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, तो एल्डर नहीं आ सकता यहाँ पर। अगर एल्डर कर दूंगा तो सिर्फ ब्लड रिलेशन वालों का रेस्पेक्ट करो, मतलब किसी और का नहीं करो। तो ये वाला खत्म। मैं ओल्डर लिख के देखता हूँ, ओल्डर लिख देता हूँ, रेस्पेक्ट योर ओल्डर पीपल, ऑलराइट, ये नाउन है, रेस्पेक्ट योर ओल्डर पीपल। चलिए, जब आप ओल्डर पीपल का रेस्पेक्ट करेंगे, अगर आपको कोई बॉयज़ के लिए बोला, गर्ल्स के लिए भी, चलिए अगर किसी छोटी बहन की शादी हो गई और उनके हस्बैंड होंगे वो, जिनको आप क्या जीजा बोलेंगे, तो उनकी उम्र आपसे तो कम हो सकती है, लेकिन रिश्ता तो बड़ा हो जाएगा। और फिर अगर आप उनसे बोलेंगे रेस्पेक्ट ओल्डर पीपल, तो वो तो रिश्ते में बड़े हैं, हालांकि उम्र में ही तो छोटे हैं, रिश्ते में बड़े हैं। अब ओल्डर पीपल कहते हैं, फिर वो गुस्सा होकर चले जाएंगे, फिर तो मनाना पड़ेगा आपको। अब ओल्डर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओल्डर में तो फिर आपने क्या कह दिया कि जो आपसे कम उम्र वाले हैं उनको मत करिए, भैया बहनों ही का ले लो, अगर वो कम उम्र में है लेकिन रिश्ते में तो बड़े हैं। अच्छा, ओल्डर भी नहीं हो सकता। रेस्पेक्ट ओल्डरली पीपल, ओल्डरली भी नहीं होगा, क्योंकि फिर से वही एज वाला आ जाएगा। और यहां पर ये एडजेक्टिव भी है लेकिन कॉम्परेटिव है, एल्डर पीपल, रेस्पेक्ट पीपल, तो एल्डरली, अब यहां क्या आ जाएगा? एल्डरली पीपल। एल्डरली भी एक अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है। और जब आपको जनरल रेस्पेक्ट की बात दिखानी होती है, जिसमें आप सब लोगों को इंक्लूड कर देते हैं, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे? रेस्पेक्ट एल्डरली पीपल। एल्डर पीपल क्यों नहीं होगा? अगर आपने एल्डर बोल दिया, एल्डर तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन के लिए यूज किया जाता है। ओल्डर ह्यूमंस के केस में आप किसी मॉन्यूमेंट से एल्डर हो सकते हो, ही इज एल्डर देन ताज, ताजमहल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं हो सकते। ही इज ओल्डर देन ताज, ही इज ओल्डर देन ताज। फॉल्टी कंपैरिजन हो गया, ठीक है। ये ह्यूमंस हो गए और ये नॉन ह्यूमन हो गया, कंपैरिजन फॉल्टी हो गया। चलिए अगर एक बार के लिए मान लें कोई 1000 साल से जी रहा है, तो उस केस में तो आप कह सकते हो, लेकिन कंपैरिजन तो दो इक्विवेलेंट चीज़ों के बीच में होता है। जब अभी हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे तो दो इक्विवेलेंट चीज़ों के बीच में होता है। तो ही इज ओल्डर देन ताज, ये भी फॉल्टी कंपैरिजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रेस्पेक्ट योर
एल्डर पीपल नहीं होगा, एल्डरली पीपल होगा। रेस्पेक्ट योर एल्डरली पीपल, ठीक है। वहां पर क्योंकि एल्डर लगा देंगे तो एल्डर पीपल से मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ आप अपने रिश्तेदारों की रेस्पेक्ट करिए, फिर टीचर्स कहाँ जाएंगे आपके, ठीक है, और दोस्त के पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। सो एल्डर इज यूज्ड फॉर द ह्यूमंस हैविंग ब्लड रिलेशन, एल्डर टेक्स फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ओल्डर इज यूज्ड फॉर नॉन ह्यूमंस एज वेल एज ह्यूमंस हैविंग नो ब्लड रिलेशन, ओल्डर टेक फिक्स्ड प्रीपोजिशन देन। फिर कहीं अगर टू लिखा हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्लड रिलेशन आपको वहां टू का यूज करना है, ठीक है। अच्छा, so this was all about elder and older. Now the next top adjective is late, later, latest. Late, later, latest. Late, later, latest, last and latter। और इसी में एक ऐड कर देता हूं यहां फॉर्मर। सब एडजेक्टिव से देरी वाले टाइम के रेस्पेक्ट में आप लेट का यूज करेंगे, और लेटर ये बाद वाले सेंस में, ठीक है। एक लेट का मतलब डैड के लिए भी करते हैं आप लेट, ठीक है, किसी के आगे लिख देते हैं जब कोई खत्म हो जाता है। लेटेस्ट, भाई आईफोन का लेटेस्ट वर्जन आया है, एक वो होता है, और दूसरा लेटेस्ट हाल ही में, रिसेंटली। लास्ट पोजीशन वाले रेस्पेक्ट में आप करेंगे, आपकी पोजीशन लेट नहीं हो सकती, या रैंक वाले। लेटर, दो में से दूसरा, और फॉर्मर दो में से पहला, ठीक है। दो में से पहला, फॉर्मर दो में से पहला, इसके लिए भी। इसके साथ साथ प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, एक वर्ड फॉर्मर पूर्व के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे फॉर, अभी आप कल जो है मनमोहन सिंह साहब को कोरोना हो गया तो उसमें न्यूज लिख के आई थी फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह टेस्ट पॉजिटिव। तो फॉर्मर पीएम, वहां पर तो दो में से दूसरा नहीं से मतलब है, वहां पर पूर्व से मतलब भी होता है, ठीक है। या आप लिखा हुआ देखते हैं फॉर्मर क्रिकेटर, ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर, तो वहां पे दो में से पहले का मतलब नहीं है, ठीक है। वहां पर उनका मतलब है पूर्व, इससे पहले वाले, ठीक है। तो एक तो फॉर्मर का दो में से पहला, और एक लेटर मतलब दो में से दूसरा। लेट देरी टाइम से रिलेटेड, लेटर बाद में, लेटेस्ट रिसेंटली हाल ही में, लास्ट पोजीशन रैंक के रेस्पेक्ट में आप लास्ट हो सकते हैं। लेटर और फॉर्मर मतलब दो में से पहला, और फॉर्मर दो में, लेटर दो में से दूसरा वाला, फॉर्मर दो में से पहला वाला, ठीक है। चलिए अब मैं आपको, ये पार्ट की बात हो रही है, आई होप आपकी समझ में आया। अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूं।
आप मूवी देखने गए, आप रेस देखने गए थे, ठीक है, पार्ट ऑफ द मूवी, ये मूवी रेस थी, ठीक है, वैसे तो रोजों में कोई नहीं जा रहा, मच मोर इंटरेस्टिंग, अगर मैं इसमें लास्ट लिख देता हूं, चलिए, लेटर फर्स्ट, ठीक है, क्या आएगा, सेकंड, आप मूवी देखने के लिए गए थे और ये द पार्ट ऑफ द मूवी इज मच मोर इंटरेस्टिंग, लास्ट, लेटर, फर्स्ट, और रेस तो आपको पता है कितनी सारी आ गई, रेस 1, रेस 2, रेस 3, रेस 4 और फॉर्मर। हम रेस मूवी देखने के लिए गए, हॉल में हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लास्ट पार्ट कर देता हूँ, लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी, तो अब रेस कितनी आ गई है, रेस 3 तक आ गई, तो अब मेरा मतलब रेस 3 से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लेटर पार्ट कर दूं, तो सॉरी, यहाँ तो लास्ट, तो मेरा मतलब रेस 3 से हो जाएगा। लेटर में अगर पार्ट कर दूं तो वहां पे रेस 2, और बाकी अब रेस के लिए बोलना है तो आप तो बोल ही देंगे कि फर्स्ट कर देता हूं, फर्स्ट कर दिया तो मेरा रेस 1 मतलब रेस ही हो जाएगा। लेकिन मैं तो मूवी हॉल में देखने के लिए गया हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा है, ठीक है, हॉल में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं बहुत बोरिंग मूवी लग रही है, लेकिन मुझे पता, मेरे दोस्त ने मुझे बता दिया उसके बारे में कि दूसरा वाला हिस्सा बहुत अच्छा है। तो उस केस में मैं मूवी के बारे में, मूवी का पार्ट 2 जो कि इंटरवल के बाद शुरू हो रहा है, ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा, अगर मैं फर्स्ट कर दूं, किसी के दिमाग में कुछ आया कि लास्ट पार्ट, या फिर अब आप देखिए कि मैं अगर फर्स्ट पार्ट बोल देता हूं, फर्स्ट पार्ट, तब मतलब रेस 1 होगा, और सेकंड पार्ट मूवी का बोल दो तब रेस 2 होगा, ठीक है, या थर्ड पार्ट रेस 3, कौन सा वाला ठीक है। हम मूवी में बैठे हुए हैं हॉल में और मैंने बोल दिया कि लास्ट पार्ट, लेटर पार्ट, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट यहां से हटा देते हैं। अच्छा, मैं फर्स्ट पार्ट बोलूंगा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, मेरे हॉल में बैठा हुआ हूं, ठीक है, और इंटरवल के बाद वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तब अगर मुझे इंटरवल के बाद वाला पार्ट या इंटरवल के पहले वाला पार्ट जब बताना है तो उस केस में मैं लेटर का यूज करूंगा, लेटर, ठीक है। अगर लास्ट पार्ट मैंने कह दिया, लास्ट पार्ट मतलब जो सबसे अभी रिसेंट पार्ट आया है, ठीक है, वो मूवी का कि रेस 4, सपोज कर लो कि अब रेस 4 आ गई, तो लास्ट पार्ट अगर मैं वहां बोल देता हूं तो लास्ट पार्ट मतलब रेस 4 ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब मैं लेटर पार्ट बोलूंगा तो अब अगर रेस 1 देख रहा हूं मैं वहां पर, ठीक है, तो रेस 2 का इंटरवल का के बाद वाला पार्ट
अगर मैं फॉर्मर पार्ट ऑफ द मूवी रेस इज मच मोर इंटरेस्टिंग, इट मीन्स के इंटरवल से पहले वाला पार्ट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी रेस इज मच मोर इंटरेस्टिंग, तो वहां पे मेरा कहने का मतलब होगा रेस 1। सेकेंड पार्ट ऑफ द मूवी रेस इज मच मोर इंटरेस्टिंग, वहां पे मेरा कहने का मतलब रेस 2। थर्ड पार्ट ऑफ द मूवी इज मच मोर इंटरेस्टिंग, वहां कहने का मतलब होगा मेरा रेस 3 से। अभी तो हम हॉल में बैठे हुए, तो अब हम हॉल में जो बैठे हुए तो इंटरवल के बाद वाला पार्ट की मैं बात बता रहा हूं आपको, तो उस केस में मैं लेटर कहूंगा। अगर फर्स्ट लगा दूंगा तो रेस 1। आई होप आपकी समझ में आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पूरी मूवी एज ए होल, मूवी के पार्ट बनते हैं ना सीक्वल, ठीक है। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो ये मूवीज हो जाएंगी। लेटर, फॉर्मर, इस केस में आप इंडिविजुअल मूवी का पार्ट हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस है उसका लेटर पार्ट अच्छा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो सेकंड पार्ट ऑफ द रेस है, ठीक है, मतलब रेस 2 हो गया सेकंड पार्ट का मतलब, सेकंड पार्ट ऑफ द रेस है उसका फॉर्मर पार्ट अच्छा हो सकता है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, वाइस वर्सा जैसे सेकंड पार्ट का लेटर पार्ट भी अच्छा हो सकता है। अब सेकंड पार्ट मतलब रेस 2, जब मैं रेस की बात कर रहा हूं, आपने कहा कि रेस का सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि रेस 2 की आप बात कर रहे हैं। और जब आप कहें कि सेकंड रेस का लेटर पार्ट ज्यादा अच्छा है, अब मैं रेस 2 का लेटर पार्ट ज्यादा अच्छा है, अब मैं समझ जाऊंगा कि इंटरवल के बाद वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपकी समझ में आ गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमारा पेयर ऑफ एडजेक्टिव है नियर एंड नेक्स्ट। ऊपर लिखते नियर एंड नेक्स्ट। देखिए, ये सबके घर हैं डिब्बे वाले, ठीक है। ये घर A B C D, A B आपस में नियर हैं, लेकिन A और C आपस में नियर नहीं है, नेक्स्ट है। अब देखिए, ये नियर है, लेकिन B और D आपस में नियर नहीं है, नेक्स्ट है। A और B आपस में नियर भी, नियर तो है, उसके साथ साथ नेक्स्ट भी हैं। B और C नियर भी हैं और नेक्स्ट भी हैं। क्या समझ में आया कि ये दोनों नियर भी हैं और नेक्स्ट भी हैं, ये दोनों नियर भी हैं और नेक्स्ट भी हैं, लेकिन ये और ये एक दूसरे के नियर नहीं है, नेक्स्ट तो है, नेक्स्ट है। ऑलराइट, अब आप देखिए, सर में हाथ दर्द हो रहा है, रोज़ा लग रहा है बहुत तेज,
सवार से बताता हूँ। देखिए फिर पहले तो एग्जाम्पल दे देता हूँ। शी लिव्स नियर माई हाउस, शी लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। शी लिव्स, कोई शी नहीं है। चलिए हम और वो हैं। शी लिव्स नियर माई हाउस, शी लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है पहले पार्ट सेकंड को। नेक्स्ट बिल्कुल जस्ट बगल में, ये नेक्स्ट हो गया। नियर, अभी नेक्स्ट भी हो गया, नियर भी हो सकता है, ठीक है। ये एक दूसरे के नेक्स्ट नहीं है, नियर हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये नेक्स्ट है बिल्कुल जस्ट बगल में, और नियर भी है, लेकिन ये एक दूसरे के नेक्स्ट नहीं है, नियर है। अभी समझ लो ऐसे है, ठीक है। समय तो होता पता नहीं उल्टा लिख दिया। नेक्स्ट मतलब जस्ट बगल में। अगर एक दो चीजें एक दूसरे के नेक्स्ट हैं तो वो नियर हो सकती हैं, लेकिन नियर हैं तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट हो जाएं, ठीक है। शी लिव्स नियर माई हाउस, अब वो इसमें भी हो सकते हो। ए और डी भी एक दूसरे के नियर हैं, ठीक है। ए और डी नियर तो हैं एक दूसरे के, लेकिन नेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट मतलब बिल्कुल आप इधर वो उधर, जस्ट आपके करीब में। शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू यू मतलब जस्ट बराबर में, ठीक है। ए और डी एक दूसरे के नियर तो है, नेक्स्ट नहीं है। सी और डी इसी तरीके से ये नेक्स्ट हैं और नियर भी हैं, लेकिन सी और ए एक दूसरे के नियर तो है, नेक्स्ट नहीं है। शी लिव नेक्स्ट टू माई हाउस मीन्स मैं यहाँ, उसका घर यहाँ, ठीक है। कोई नहीं है हम दोनों के घर के बीच में। शी लिव्स नियर माई हाउस, हो सकता है कि हम दोनों का घर बराबर हो, या ये भी हो सकता है कि वो यहाँ ना रह के यहाँ कोई दूसरा आ गया और वो यहाँ रहती है, ठीक है। अब ये भी तो नियर है मेरा, एक घर छोड़ के भी हो सकता है उसका घर, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट कह दूंगा तो अब वो यहीं पर ही रहेगी, ठीक है। कोई चीज मतलब जस्ट आपके बराबर में, नेक्स्ट टू हिम, ठीक है। अब आप ये देखिए, बाय अ पेन फ्रॉम द नियर शॉप, फ्रॉम द near shop. She was standing near. She lives near my house. The train neared us. The train neared us. ठीक है, पहले आप इनको देखिए। Buy a pen from the near shop. She was standing near. She lives near my house. और the train neared us. पार्सिंग कर देते हैं। वर्ब हो गया, आ पेन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें भी शॉप नाउन हो गया, नाउन को लेके ये यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उसको एडजेक्टिव बोल देते हैं। द आर्टिकल हो गया, पार्स हो गया सेंटेंस। यहाँ पर नियर एडजेक्टिव हो गया। ऑलराइट,
शी सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया पूरा। नियर यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया, एडवर्ब हो जाएगा। शी लिव्स नियर माई हाउस, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये वर्ब हो गया, और ये माई हाउस यहाँ पर नियर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें से ये नाउन और ये एडजेक्टिव। आप लोगों में से कितने, चलिए इधर देखिए, द ट्रेन नियर्ड अस, ट्रेन नाउन है, आर्टिकल है, पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट। नियर वर्ब भी है, आप में से कितने लोगों को पता था? देखिए नियर शॉप, यहाँ पे नियर एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, देखिए एडवर्ब बन गया, प्रीपोजिशन भी है नियर, एक वर्ब भी है, ठीक है। नियर के कितने सारे फंक्शंस हैं, आप इसमें बताइए क्या आएगा? Who will be the next near PM of India? सब बता देंगे, एक अंदर से फीलिंग आएगी कि नेक्स्ट की बात चल रही है, दूसरा वाला, ठीक है। तो आप होप आपको नियर और नेक्स्ट के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। व्हाट हैपेंड नियर होता है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट होता है, ठीक है। नियर इस वाले केस में सेंटेंस नंबर 1 में एडजेक्टिव है, दूसरे में एडवर्ब वाला नेचर शो कर रहा है, यहाँ नियर प्रीपोजिशन हो गया, और ये नियर वर्ब भी है अपने आप में, मेन वर्ब। ऑल राइट, सो जब नियर मतलब करीब में, एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, नियर वर्ब भी होती है, करीब वाला ही सेंस आता है उसका। और आप यूज कर सकते हैं कि कोई चीज जो आपके नेक्स्ट है वो नियर तो होगी, लेकिन जो नियर है वो नेक्स्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, board the train from your station, next, near, nearest। board the train from your station, अब आप घर से निकलना है, आपको कहीं जाना है, टिकट पे कभी लिखा हुआ देखा होगा, या जो सरकार जो टिकट प्रोवाइड करवाती है फ्री वाले, उसमें होता है कि द ट्रेन मस्ट बी बोर्डेड फ्रॉम द, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेशन आप घर से निकल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेशन मतलब अगले स्टेशन से, मतलब एक स्टेशन छोड़ के, ठीक है। अब यहां पर नियर का मतलब करीब के सेंस में, सबसे करीब वाला नियर स्टेशन। अगर मान लो कि जहां पर है वहां पर स्टेशन ही नहीं है, तो उससे सबसे करीब कौन सा है? तो इस केस में बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम योर नियरेस्ट स्टेशन, जो सबसे करीब वाला है। अगर नेक्स्ट स्टेशन में कह दूंगा तो वहां पे नेक्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि अगले स्टेशन से एक स्टेशन को छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे नियरेस्ट का मतलब करीब, डिस्टेंस वाले से भी होता है। नियरेस्ट हम डिस्टेंस, नियर मतलब ये लिख लीजिए, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन, रैंक और नंबर के लिए यूज करते हैं। पोजीशन, रैंक या नंबर के केस में अगर आपको यूज करना है तो वो आप तब नेक्स्ट यूज करेंगे, और नियर जब आपको डिस्टेंस के लिए यूज करना है। सो बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम योर नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन मतलब पोजीशन, रैंक, नंबर के अगले स्टेशन, एक स्टेशन छोड़ के, ठीक है, दूसरे स्टेशन छोड़ के।
ऑब्वियस सी बात यह है कि जब आप ट्रेन बोर्ड करोगे तो कोशिश ये करोगे सबसे करीब वाले स्टेशन से कहाँ से, सो नियरेस्ट स्टेशन, बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम योर नियरेस्ट स्टेशन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पेयर है फार्दर एंड फर्दर। फार्दर एंड फर्दर लिख देता हूं, पहले फर्दर लिख देता हूं। फर्दर और फार्दर। फार मतलब कंपैरेटिव डिग्री है और ये 4 की कंपैरेटिव डिग्री है। 4 मैंने बताया था पहले से, ठीक है। फार्दर, फार्दर मतलब दूर होता है, या एनीथिंग एडिशनल। और इधर भी देखिए एनीथिंग एडिशनल, दोनों का मतलब यही होता है। लेकिन फार्दर एनीथिंग एडिशनल इन डिस्टेंस, पॉइंट टू बी नोट, ठीक है। और इसका मतलब एनीथिंग एडिशनल बस। और जब डिस्टेंस में कोई भी चीज एडिशनल है तो उस केस में आप फार्दर कहेंगे, ठीक है। एनीथिंग एडिशनल इन डिस्टेंस फार्दर, और फर्दर का सिंपल मीनिंग एनीथिंग एडिशनल, वो किसी भी चीज में हो सकता है। अगर डिस्टेंस में होगा तो उस केस में तो आप फार्दर लगा देंगे, ना कि फर्दर। फार्दर फर्दर की ही कैटेगरी आप कह सकते हो, लेकिन जब डिस्टेंस की बात आ जाएगी तो उस आफ्टर ऑल फर्दर मींस एनीथिंग एडिशनल। इफ समथिंग इज एडिशनल इन डिस्टेंस, तो उस केस में आप फर्दर को एक स्पेशल नाम दे दो। आप ये भी कह सकते हो कि फार्दर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहां से बात करें, अलीगढ़ से, सो मुंबई इज फर्दर या फार्दर फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए मुंबई इज फर्दर या फार्दर फ्रॉम दिल्ली, अब डिस्टेंस की बात चल रही है और जब एनीथिंग डिस्टेंस में तो हम फार्दर का यूज करते हैं। अच्छा, he should not be given farther या further पनिशमेंट। अच्छा, फार्दर पनिशमेंट मतलब तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वाला पनिशमेंट। पिटाई की बात चल रही तो उसको और ज्यादा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था, तो फर्दर एडिशनल पनिशमेंट, तो इस केस में फर्दर हो जाएगा, ना कि फार्दर। फर्दर एनीथिंग एडिशनल किसी भी चीज में, और फार्दर एनीथिंग एडिशनल इन डिस्टेंस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंट पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव इज ऑल एंड होल, ठीक है, ऑल एंड होल। और उसके बाद एडजेक्टिव का पार्ट 2 आएगा, दैट वुड बी द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। ऑल एंड होल, ऑल एंड होल, भाई कैसे हैं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अच्छा माशाल्लाह, सब बढ़िया है मीन्स अगर शादी हो गई है आपकी और जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अम्मी अब्बा बीवी बच्चे पूरा खानदान,
आपका काम भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। सो ऑल मीन्स सब कुछ। अच्छा, ऑल इज वेल। अब इसमें आपके आप, फैमिली, आप लिख देता हूं, आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर, ठीक है, आपका जॉब, ठीक है, हेल्थ, सब ETC सब अच्छा चल रहा है, ऑल इज वेल। और फैमिली में आपके सब लोग खुश हैं, द होल फैमिली इज डूइंग गुड। अब देखिए आप यहां पर ऑल से आपको आपने इंडिविजुअल पार्ट के बारे में नजर आ रहा है, और जब आपने होल कर दिया तो एक कंप्लीट पार्ट फैमिली, जो कि एक कंप्लीट पार्ट है, वो नजर आ रहा है, होल एज ए पार्ट। आप कभी ये कह सकते हो द ऑल द बकेट इज फुल, ऑल द बकेट इज फुल, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि बकेट का तो पार्ट हो गया। जब एज ए पार्ट आप कहेंगे तो होल बकेट इज फुल, ऑल द बकेट इज फुल नहीं कहते हम उस केस में। जब एज ए पार्ट, मैंने बताया था आपको उसमें नाउन वाले चैप्टर में। अब आप बताएं, ऑल द टीम या होल द टीम, ठीक है, कलेक्टिव यूनिट नाउन है, एक यूनिटी के बारे में पता चल रहा है, तो होल द टीम हो जाएगा, ना कि ऑल द टीम, ठीक है। अच्छा, एक और देखें, आई विल टीच यू ऑल या होल ग्रामर, पूरी ग्रामर का एक ऐसे पार्ट है, तो आई विल टीच यू होल ग्रामर, ना कि ऑल ग्रामर, ठीक है। ऑल से इंडिविजुअल के बीच में पता चलता है, ठीक है। ऑल द या होल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर हैप्पी। अब देखो अलग अलग पार्ट्स के बारे में पता चल रहा है, तो अब यहां पर ऑल द मेंबर्स हो जाएगा। इधर अब ये बताइए, ऑल द चैप्टर्स या होल द चैप्टर, अब ये बताइए, ऑल या होल चैप्टर। चैप्टर्स है, पार्ट्स के बारे में पता चल रहा है, ऑल आ जाएगा। एक चैप्टर है, कंप्लीट पार्ट है, होल आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया, जल्दी से उतार लीजिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर से बता दूं मैं आपको, फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू, एल्डर, ओल्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, उसको ज्यादा आपको फोकस करना। बाकी बहुत एडजेक्टिव्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट थे कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑलमोस्ट हमने सारे कवर अप कर लिए। अब एक हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 2 बचा है, दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एंड वी विल स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। ऑलराइट।